हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज आप लोग देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके लिए प्रैक्टिस सेट पेपर है। और इस प्रैक्टिस सेट पेपर में आपको 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो साथियों, ये वो क्वेश्चन है जो आपको यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, अभी जो रीट निकली हुई है, टीजीटी पीजीटी की जगह निकली हुई है, एडेड स्कूलों में भर्ती निकली हुई हैं, उन सब के लिए आपको ये संजीवनी बूटी है क्वेश्चनों की। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा शुरू से अंत तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर देना अंत में, और अगर इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहें तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता होता है कि हमारे जो यूट्यूब चैनल में जो प्रैक्टिस सेट पेपर लगवाए जाते हैं, उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको 7-7 क्वेश्चनों को करते जाना होता है। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर आंसर कमेंट करते जाइएगा कि कौन सा आंसर आपका सही है। ठीक है, तो अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन आपको लगे, लिखने लायक लगे, तो आप लोग ज़रूर पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा, उसको लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो देखते हैं अपन पहला क्वेश्चन। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आपको राइट आंसर अगर मालूम है तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है कोयलर, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है पावलाव, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है थार्नडाइक, और चौथा ऑप्शन है आपका गेस्टाल्ट। तो सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा थार्नडाइक। ठीक है, थार्नडाइक ने प्रयास और भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने जो अपना सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किस पर किया था? बिल्ली पर किया था। ठीक है, इन्होंने क्या करा था? बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया था। ठीक है, तो बिल्ली क्या करती थी? बिल्ली के सामने एक मछली का टुकड़ा या मांस का टुकड़ा रख दिया था, जिसमें कि वो उछल कूद कर रही थी, और वहाँ पर एक सटकनी लगा दी गई थी, जिसपे कि उसका जैसे ही पाँव पड़ेगा वो मांस का टुकड़ा उसको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, तो आपको ज़्यादा समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना था। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थार्नडाइक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। क्या पूछा है? गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। तो कितने जोड़े होते हैं सामान्य संयुक्त कोशिका में? तो क्या कितने? 22, 23, 24, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको अगर इसका आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों, जो मनुष्य मानव कोश में जो गुणसूत्र होते हैं वो सबसे पहले कितने होते हैं? 46 होते हैं। और जो जोड़ा इसमें पूछा गया है जोड़े की, ठीक है, तो जो जोड़ा होता है वो 23-23 का जोड़ा आपका होता है। तो आपको जो क्वेश्चन का आंसर देना है वो आपको जोड़ा पूछा है, तो आपका 23 का आपको आंसर टिक करना है। तो जो दूसरा ऑप्शन है उसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कितने गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं? 23-23 के गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। ठीक है, अगर टोटल पूछा जाए तो कितना? 46 होता है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है वो क्या कहलाती है? तो जैसे कि अगर कोई सीखने की अवधि है, या जब सीखने की प्रक्रिया में अगर कोई उन्नति या कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसको अपन क्या कहेंगे? सीखने का वक्र कहेंगे, सीखने का पठार, स्मृति, या फिर अवधान। तो उसको अपन क्या कहेंगे? जैसे कोई भी चीज़ है, आप लोग सीख रहे हैं, अगर आप लोगों को उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है या कोई भी चीज़ नहीं सीख पा रहे हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे? ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा? आपके सामने चारों विकल्प हैं। तो सीखने की वह अवधि जब बालकों के सीखने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का जो विकास नहीं होता है तो उसे अपन क्या कहेंगे? उसको अपन कहेंगे सीखने का पठार। तो ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे? सीखने का पठार। तो दूसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अधिगम है। सबसे पहले तो आप लोग अधिगम को क्या समझते हैं? अधिगम यानी कि लर्निंग, लर्निंग यानी सीखना। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि अधिगम क्या है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, व्यवहार में प्रत्येक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। और तीसरा है अनुभवों एवं परिरक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। या फिर चौथा ऑप्शन होगा आपका उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों, अधिगम जो होता है, अधिगम को पहले ही बता दिया है, अधिगम यानी कि लर्निंग, लर्निंग यानी कि सीखना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आप लोग भी कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर।
तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा, अनुभवों एवं परीक्षण द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। व्यवहार में आया परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, या फिर चौथा है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, तो साथियों जो भी हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं, करते हैं, तो साथियों आप लोग ज़रूर मेहनत करते रहिएगा, एक दिन आप लोग ज़रूर सफलता को छूएंगे। ऐसे मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग एक दिन ज़रूर टीचर बने। जो भी आपका उद्देश्य हो वो आपका उद्देश्य एक दिन ज़रूर पूर्ण हो। इसलिए साथियों आप लोगों को मेहनत करना है, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को उन वीडियो को देखना है, ठीक है, और शुरू से अंत तक ज़रूर देखना है। अगर आप लोग इसी प्रकार से वीडियो देखना चाहते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है क्वेश्चन में, या कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, तब भी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आपका जैसे ही कोई भी समस्या होगी आप कमेंट करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपका समाधान निश्चित 100% किया जाएगा। और कोशिश मैं ये करता हूँ कि आप लोग जितने भी कमेंट करते हैं उसके सबके जवाब दे सकूं। ठीक है, तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो आपने टिक कर दिया होगा, बता दिया होगा, कमेंट कर दिया होगा। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे सीखते हैं वो वयस्कों और समवयस्कों के साथ जो परस्पर क्रिया होती है उनके द्वारा बच्चे सीखते हैं। ठीक है, या ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, हल ने, थार्नडाइक ने, तीसरा ऑप्शन है हेगार्टी ने, या फिर चौथा ऑप्शन है स्किनर ने। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था साथियों, आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। तो साथियों जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किया था स्किनर ने। ठीक है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे BF स्किनर, ठीक है, इन्होंने किस पर किया था, एक चूहे पर किया था। ठीक है, जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता था। ठीक है, स्किनर के इस सिद्धांत के आधार पर पाठ्यक्रम को सरल बनाने हेतु उसे छोटे छोटे खंडों में बांट देना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या हो, अधिगम शीघ्र एवं प्रभावकारी हो सके। ठीक है, तो आप लोग इसका राइट आंसर ने बता दिया है, तो स्किनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो कोहलर किससे संबंधित हैं, अभिप्रेरणा का सिद्धांत से, विकास का सिद्धांत से, या व्यक्तित्व का सिद्धांत से, या फिर अधिगम का सिद्धांत से। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं, तो आपको इसका राइट आंसर देना होगा। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले ये बताइएगा कोहलर ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो साथियों इन्होंने, कोहलर ने जो अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो अंतर्दृष्टि या सूच के सिद्धांत को इन्होंने क्या किया था, प्रतिपादित किया था। और कोहलर ने किस पर किया था, तो एक सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। ठीक है, किस पर, चिंपैंजी, क्या था उसका नाम, सुल्तान। ठीक है, आपको, आपने पढ़ा होगा, आपको पता भी होगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इन्होंने जो सिद्धांत किया था वो दिया था अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, अधिगम का सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम है, नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है, समानता का, भिन्नता का, प्रत्यागमन का, या फिर अभिप्रेरणा का। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या पूछा है, वंशानुक्रम का नियम नहीं है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अभिप्रेरणा जो होती है वो वंशानुक्रम का नियम नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर वाला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम जो स्तर है वो क्या है, ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, या फिर विश्लेषण है। तो क्या पूछा है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम जो स्तर है वो आपको बताना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्ञान। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो साथियों जो ब्लूम द्वारा संज्ञानात्मक संप्राप्ति को 6 भागों में विभाजित किया गया था। पहले तो संज्ञानात्मक किसके द्वारा, ब्लूम के द्वारा। ठीक है, ये कितने भागों में, 6 भागों में बांटा गया था। अब आप लोग इसको देख सकते हैं, ज्ञान,
अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन के रूप में इन्होंने 6 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, तो किसने दिया था संज्ञानात्मक संप्राप्ति का? तो वो दिया था ब्लूम ने। ठीक है, तो ब्लूम ने इनको कितने भागों में बांटा था संज्ञानात्मक संप्राप्ति को? तो वो बांटा था 6 भागों में। कौन कौन सा? पहला हो जाएगा आपका ज्ञान, ठीक है, दूसरा हो जाएगा अवबोध, तीसरा हो जाएगा अनुप्रयोग, चौथा हो जाएगा आपका विश्लेषण, ठीक है, और पांचवा आपका हो जाएगा संश्लेषण, और जो छठवां होगा वो हो जाएगा आपका मूल्यांकन। ठीक है, तो आपने आशा करता हूँ आपने ये लिख लिया भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने की प्रगति के सूचक, सीखने की मौलिकता के सूचक, तीसरा ऑप्शन है सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक, या फिर चौथा ऑप्शन है सीखने की रचनात्मकता के सूचक। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथ ही जो सीखने के वक्र किसके सूचक हैं, तो वो सूचक हो जाएंगे सीखने की प्रगति के सूचक हो जाएंगे। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? तो क्या बताना है? शेष से भिन्न सॉरी दोस्तों, शेष से भिन्न आपको बताना है। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, या फिर ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, चौथा है सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों जो ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत है वो शेष से भिन्न हो जाएगा। आपका ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत एक अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है। ठीक है, और यह सिद्धांत जो है वो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक क्लार्क हल द्वारा 1943 में दिया गया था। किसके द्वारा? क्लार्क हल के द्वारा। ठीक है, क्लार्क हल के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग इसका राइट आंसर पहले ही बता दिया गया है, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। तो सीखने के जो गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है वो कौन से वैज्ञानिक हो जाएंगे? पावलोव, स्किनर, थायरनडाइक, या फिर कोहलर। तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर, आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कोहलर जो थे वो क्या थे? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के वैज्ञानिक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो कक्षा शिक्षण में जो पाठ प्रस्तावना सोपान है वो सीखने के कौन से नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम, या फिर साहचर्य का नियम। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा साथियों। तो साथियों पाठ प्रस्तावना सोपान जो सीखने के नियम पर आधारित है तो वो हो जाएगा आपका तत्परता के नियम पर आपका आधारित हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? अधिगम के पठार का कारण नहीं है प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का सहयोग, शारीरिक सीमा, या फिर ज्ञान की सीमा। तो क्या पूछा है? अधिगम के पठार का कारण नहीं पूछा है, नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विद्यालय का असहयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जी कैसे हो जाएगा? सीखना या अधिगम जब स्थिर हो जाए तो इस क्रिया को सीखने का पठार अपन लोग कहते हैं। पहले ही आपने पढ़ लिया है, पहले ही क्वेश्चन था। ठीक है, अधिगम के पठार के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं? पहला तो है आपका ज्ञान की सीमा, दूसरा हो जाएगा आपका उत्साह या प्रेरणा की सीमा। ठीक है, और जो तीसरा होगा वो शारीरिक क्रिया और सीमा हो जाएगा, और चौथा जो ऑप्शन हो जाएगा कार्य की जटिलता हो जाएगा। ठीक है, इसलिए विद्यालय का जो असहयोग है अधिगम के पठार का कारण नहीं है। ठीक है, तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किन के द्वारा दिया गया था? ठीक है, ये परिभाषा किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी? बाल वैज्ञानिक के द्वारा। तो पहला है गेट्स व अन, मार्गन और गिलीलैंड, तीसरा है स्किनर, और चौथा आपका हो जाएगा क्रॉनबेक। तो किसके द्वारा दी गई थी ये परिभाषा? अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। तो इसका जो किसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग कमेंट करिएगा, राइट आंसर बताइएगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो गेट्स व अन्न का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो क्या हो जाएगा प्रमुख नियम? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, तीसरा है द्रुतगामी विकास का नियम, और चौथा है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर?
तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा द्रुतगामी विकास का नियम। ठीक है, तो शारीरिक विकास एक सतत विकास है जो कभी मंद तो कभी कैसी होती है, द्रुत यानी कि तेज गति से। ठीक है, द्रुत क्या माना जाता है, द्रुत को अपन कह सकते हैं तेज। ठीक है, तो कैसी होती है, मंद और कभी तेज हो जाती है। ठीक है, इसे द्रुतगामी विकास शारीरिक विकास का ये प्रमुख नियम माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? कौन सा? अंतर्मुखी और व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? फ्रायड महोदय ने, युंग ने, मन ने या फिर आलपोर्ट ने? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा युंग। तो जो प्रसिद्ध स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, कौन थे? कार्ल युंग। ठीक है, इनका कार्ल युंग पूरा नाम है। ठीक है, तो कार्ल युंग जो थे उन्होंने व्यक्ति का विभाजन अंतर्मुखी, बहिर्मुखी एवं उभयमुखी के रूप में किया हुआ था। ठीक है, तो ये युंग कहाँ के थे? ये थे स्विट्जरलैंड के। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? कार्ल युंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे आपको स्वयं पता चल रहा होगा कि हाँ सर सही बोल रहे थे। तो साथियों इसीलिए मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि ये अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आपको ये वीडियो उपलब्ध कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि आप लोग कुछ सीख सकें, कुछ समझ सकें। वैसे अपने लिए कोई भी टाइम की आवश्यकता नहीं है, कोई भी पॉपुलैरिटी की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, अच्छा ना लगे आप लोग तो आप लोग स्वयं समझदार हैं। इसलिए मैं आपको कोशिश यही करता हूं कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊं, जो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है और पेपर में पूछे जाते हैं। तो जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको कुछ मिले देखने से, अपना टाइम बर्बाद करने से। अगर उनको कुछ नहीं मिलेगा तो आप लोग स्वयं समझदार हैं, वैसे ही नहीं देखोगे आप लोग। तो इसलिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट पेपर में लगवाता हूँ और आपके लिए प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप लोग अपना ज़रूर प्यार बनाए रखिएगा, देखते रहिएगा और हो सके तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सीखने के नियम दिए हैं। तो सीखने के नियम किसने दिए थे? आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, पावलाव, स्किनर, थार्नडाइक या कोहलर ने। तो आपने इसका आंसर ज़रूर कमेंट कर दिया होगा, इसका राइट आंसर। तो साथियों जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कमेंट किया है। तो आप सीखने के जो नियम दिए थे वो थार्नडाइक जी ने दिए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खाली स्थान में भिन्न होता है बजाय किसके? मात्रा प्रकार या फिर मात्रा या फिर मूर्त परकता या फिर प्रकार या मात्रा आकार या किस में? तो इसका भी आप लोग आंसर करिएगा, कौन सा विकल्प आपका जो है वो खाली स्थान में सुटेबल बैठेगा। ठीक है, तो साथ ही इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से कैसा? प्रकार में भिन्न होता है बजाय किसके? मात्रा के। ठीक है, तो तीसरा वाला विकल्प इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है अमूर्त चिंतन की योग्यता। नेक्स्ट ऑप्शन है अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन। तीसरा है लक्ष्य उदृष्टि व्यवहार की योग्यता या फिर चौथा ऑप्शन है दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोग भी बताते चलिएगा। तो जो पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक जो योग्यता है वो लक्ष्य उदृष्टि व्यवहार की योग्यता आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन किस महोदय ने या बाल मनोवैज्ञानिक ने दिया हुआ था? गैसेल ने, हर्लॉक ने, मेरेडिथ ने या फिर डगलस और हालैंड ने? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोग कमेंट करिएगा। तो साथियों जो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं वो एक गैसेल महोदय का कथन है। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गैसेल ने विकास के संदर्भ में कहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ठीक है, तो ये गैसेल महोदय द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ठीक है, आप लोगों ने जैसा ही देखा होगा 14 प्रकार से आप लोगों ने डायरेक्ट आंसर कमेंट कर दिया होगा। ठीक है, ऑप्शन फिर भी देख लेते हैं। ड्रेवल, मैकडूगल, थार्नडाइक या फिर वुडवर्थ? तो क्या हो जाएगा? मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? आप लोग इसका कमेंट करिएगा, बताइएगा। ठीक है, तो साथ ही जी हाँ, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा मैकडूगल। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक कहाँ के थे? तो ये साथियों ये थे अमेरिका यानी यूएसए के। ठीक है,
तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, इनका नाम है जॉन ए मैकडूगल। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, संवेग से संबंधित कितनी 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है। ठीक है, इनकी जिसमें से कौन कौन सी प्रमुख हो जाएंगी, भय, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, कामुकता, ठीक है, भूख प्यास, ये सब इन्होंने 14 प्रकार की प्रवृत्तियां बतलाई हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम या फिर प्रभाव का नियम। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बहु अनुक्रिया का नियम। ठीक है, तीसरा वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अमेरिका के जो मनोवैज्ञानिक थे एडवर्ड थॉर्नडाइक, ठीक है, इन्होंने अधिगम से संबंधित जो तत्परता के नियम दिए हैं, अभ्यास का नियम एवं प्रभाव का नियम, ठीक है, का इन्होंने प्रतिपादन किया हुआ था। इन तीनों नियमों के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को जो प्रभावशाली बनाया जा सकता है, वो बहु अनुक्रिया का नियम जो है वो सीखने के मुख्य नियमों में शामिल ना होकर थॉर्नडाइक के क्या है, अधिगम संबंधी सहायक नियमों में ये शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा है, तो भाषा क्या हो जाएगा, आपको भाषा का राइट आंसर बताना है। विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है, विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं करती है, या फिर हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। चौथा ऑप्शन है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो सृजनात्मक के पिता को किनको से जुड़ा हुआ है, क्रो एवं क्रो, गाल्टन, रॉस या फिर वुडवर्थ। तो आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग जरूर इसका कमेंट करिएगा राइट आंसर। तो साथियों आशा करता हूं कि आपने इसका राइट आंसर दे दिया होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल सही किया है। सृजन शास्त्र के जो पिता से जुड़ा हुआ है वो गाल्टन महोदय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सृजन शास्त्र के पिता के रूप में फ्रांसिस जो गाल्टन है इनको जाना जाता है। ठीक है, इनका उद्देश्य जो था आनुवांशिकी एवं मानववादी का विकास करना था। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, या वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। तो साथ ही इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे, जरूर जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों जी हाँ, बिल्कुल सही है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो बच्चों के लिए जो हस्तपरक गतिविधियां हैं उनको अपनाना एक बाल केंद्रित शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी भी है। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, करके सीखते हैं। वही आपकी जो हो जाएगी कि बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां अपनानी चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं बताना है आपको। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधान सिद्धांत बीएफ स्किनर, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलाव, और सीखने का समग्र जो सिद्धांत है वो हल। तो क्या हो जाएगा, सही नहीं है, आपको वो बताना है जो आपका सही नहीं है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो पहले तो सही देख लेते हैं। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, बीएफ स्किनर ने। और सीखने का जो क्लासिकल सिद्धांत है वो पावलाव ने दिया था। लेकिन आपका जो गलत है वो सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने नहीं दिया था, इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा चौथा वाला विकल्प हो जाएगा। सीखने का जो समग्र सिद्धांत होता है वो शिक्षा का दर्शन होता है। ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला विकल्प। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है, बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, या फिर मध्य किशोरावस्था से। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, विद्रोह की भावना। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मध्य किशोरावस्था। ठीक है, तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो थे वो जीन पियाजे के अनुसार विद्रोह की भावना जो होती है वो मध्य किशोरावस्था में होती है, जो कि इनके अनुसार कितने उम्र में, 13 से 15 वर्ष की आयु में मानी जाती है। ठीक है, मध्य किशोरावस्था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें खालिस्तान को खालिस्तान के रूप में बदलना है। बच्चे व्यवस्था, बच्चे व्यवस्था बच्चे, या फिर परिवेश परिवार, या फिर बच्चे परिवेश। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। ठीक है, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, बी वाला। नेक्स्ट देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है कोल एवं ब्रूस का, ड्रेवल हल का, या फिर डीडान का, डीहान का, ठीक है, या फिर क्रू एवं क्रू का। तो किसका हो जाएगा? तो साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रू एवं क्रू का। क्या दिया था इन्होंने कथन? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये कहा था क्रू एवं क्रू ने। ठीक है, तो आपका चौथा वाला विकल्प राइट हो जाएगा। साथियों कैसा लगा आपको ये प्रैक्टिस सेट पेपर, जिसमें कि आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आशा करूंगा कि आपके कम से कम 25 नंबर सभी लोगों के आए होंगे। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने सही आंसर दिए हैं। ठीक है, और जो हमारे भाई बहन साथ साथ करते जा रहे थे वो भी हमें ज़रूर बताते चलिएगा। ऐसे ही जब भी वीडियो अपलोड हो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बगल वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलते हैं साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।